आओ तुम्हें सबसे पहले एक पेपर दिखाता हूँ। बेटा ये हमारे पास क्लास 12th के प्रीवियस ईयर के आंसर की है। मैं चाहता हूँ एक बार तुम ये पेपर देखो एक बच्चे ने एक आंसर लिख रखा है, काफ़ी गलतियाँ भी है, ये सब भी है ना। तो ये पूरी की पूरी एक आंसर की है। इसको देख के क्या लग रहा है, किसका होगा, क्या नंबर लाए होगा ये बच्चा अपने CBSE क्लास 12th के बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। और सिर्फ यही नहीं, मैं चाहता हूँ तुम ये पेपर भी देखो। ये भी एक और बच्चा है, ठीक है। इसने भी ये आंसर की डाल रखी है, कितनी सारी यहाँ पर देखो, यहाँ पर खुद काफ़ी कुछ चीज़ें भी डाल रखी है, कुछ एक आध गलतियाँ हैं, कैलकुलेशन है। और एक ये पेपर भी देखो, ये सारा कर रखा है। व्हाट इफ मैं तुम्हें बताऊं कि ये तीनों पेपर क्लास 12th CBSE 2025, 2024, 2023 टॉपर्स के हैं। जी हाँ, ये तीनों के तीनों पेपर टॉपर्स के हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने आंसर राइटिंग में CBSE में किन किन चीज़ों का ध्यान दे सकते हो, और इससे जो तुम्हें बहुत नॉर्मल एवरेज लग रहा है, इससे तुम क्या सबक ले सकते हो, क्या चीज़ सीख सकते हो। इस वीडियो में ये सारी बातें करेंगे और इस वीडियो के एंड तक मैं एक धमाकेदार टिप भी दूंगा तुम्हें, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ठीक है। आइए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस से पहले एक आध दिक्कत समझते हैं कि असली में बच्चे को दिक्कत क्या आती है। मेन दिक्कत बच्चे को क्या, प्रॉब्लम क्या फेस करता है। पहला, बच्चे को लगता है कि सर मेरी तो बहुत बैड हैंड राइटिंग है, खराब हैंड राइटिंग है, मेरे दोस्त की अच्छी हैंड राइटिंग है, इसलिए उसके नंबर शायद ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं। आज से अभी से इस बात को क्लियर करो। अच्छी हैंड राइटिंग नो डाउट एक एज देती है, जैसे भागने के लिए अच्छे जूते एक एज देते हैं, दे हेल्प, आई नो, बट भागना इंपॉर्टेंट है। आपकी अगर हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, कभी अपना पेपर इवैल्यूएट करके देखना। आपको नोटिस होगा कि आपकी हैंडराइटिंग शुरुआत के आंसर्स में तो ठीक चल रही है, बीच में खराब हो जाती होगी, या एंड में जाते जाते खराब हो जाती है। क्यों? समय कम मिलता होगा, स्लो लिखते हो कि हैंडराइटिंग अच्छा लिखने के चक्कर में। तो हैंडराइटिंग शुरुआत में अच्छी, जब एहसास होता होगा अरे यार जल्दी लिखना है, तेज लिखना है, तो तेजी में हैंडराइटिंग खराब होती है, और सभी की होती है। मेरे साथ भी ये दिक्कत होती थी। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? अपनी प्रैक्टिस को टाइम बाउंड करके। आप जब घर में सैंपल पेपर सॉल्व करते हो, 3 घंटे का सैंपल पेपर 3 घंटे में ही पूरा करो। उसके जो एक्स्ट्रा 5 मिनट 10 मिनट ले लेते हो, ये मत लो। एनालिसिस करो कि 3 घंटे में मेरी क्या रफ्तार बैठती है। पेपर से पहले, सर्दियों का टाइम है, सर्दियों में जा रहे हो, पेपर से पहले हाथ गर्म जरूर करो। अपने हाथों को यूज कर लो पेपर से पहले कि एग्जामिनेशन हॉल में गए, वहां पर जो तुम नाम लिख रहे हो, या रफ में जाके सिंपल अगर पेन भी चलाते हो, सिंपल आप अपना एक बेसिक सा कुछ भी अपना नाम लिखते हो, साइन करते हो, सिर्फ ऐसे पेन चलाते हो, इससे करने में एग्जामिनेशन से 5-7 मिनट पहले थोड़ा सा हाथों का कोऑर्डिनेशन ब्रेन के साथ अच्छा हो जाता है ना, प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये चीज़ तुम कर सकते हो। लेकिन अच्छी हैंडराइटिंग ज़रूर हेल्प करेगी, लेकिन बुरी हैंडराइटिंग का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे नंबर इतने खराब आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 1। दूसरी दिक्कत देखो जो बच्चों को आती है। बच्चा कहता है कि सर मेरा पेपर पूरा अटेम्प्ट ही नहीं हो पाता, मेरा पेपर ही छूट जा रहा है, मैं क्या करूं? टीचर नंबर काट लेते हैं, प्लस मेरा पेपर भी पूरा नहीं हो पा रहा। ये वही दिक्कत है जो मैंने पहले में बताई। आपका पेपर पूरा इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि आप अपनी रिवीजन में सैंपल पेपर सॉल्व नहीं कर रहे। मैंने इस साल जितनी भी वीडियोस बनाई है, मैंने सभी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए ज़्यादा जोर नहीं दिया। मैंने आपको बोला है प्रीवियस ईयर करो, लेकिन लेटेस्ट सैंपल पेपर ज़्यादा करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर जैसे सवाल इस साल नहीं मिलेंगे। पिछले साल बच्चों को प्रीवियस ईयर ही ज़्यादा बच्चे करके गए थे, और जो बच्चों ने जो पेपर आया बिल्कुल ही गजब पेपर। चाहो तो मेरे चैनल पे जाके 2025 का आफ्टर मैथ देख लेना, पेपर का 2024-25 का फिजिक्स आफ्टर मैथ पूरी वीडियो है। बच्चे रो पड़े हैं पेपर देख के, कितने मैसेजेस आए मेरे पास, सर पेपर में तो कुछ भी वैसा नहीं आया, हम फंस गए। ये क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर सिर्फ करके गए थे, सोचा था ये तो हर बार पूछता, यही करके चले जाते हैं। तो लेटेस्ट सैंपल पेपर सॉल्व करो और टाइम बाउंड होके करो। जब टाइम बाउंड करोगे, आदत हो जाएगी 3 घंटे का पेपर 3 घंटे में करने का, तो पेपर नहीं छूटेगा। इनफैक्ट मैं तुम्हें अपना किस्सा बताऊं, हमारे टीचर जो होते थे, वो हमारे टाइम में क्या होता था कि जो अभी तुम्हें पेपर पहले मिल जाता है कि तुम क्वेश्चन पेपर देख लेते हो, वो नहीं मिलता था।
आपको 3 घंटे में पेपर करना है और ये रहा क्वेश्चन पेपर, उसी में तुम देखो, फटाफट एनालिसिस करो और फिर लिखो। तो आपको एनालिसिस का टाइम एक्स्ट्रा मिलता है, हमें नहीं मिलता था कि पेपर देख सकते हो तुम। तो ये एक बेनिफिट है तुम्हारे पास, हमें वो नहीं होता था। और इस वजह से हमारे टीचर्स ने आदत डलवा रखी थी कि 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में करो और आधा घंटा रिवीजन के लिए रखो। बहुत जरूरी है। जो बच्चा अपना पेपर बिना रिवाइज करे सबमिट कर रहा है, समझ लो वो कभी अपना पेपर का एनालिसिस ढंग से कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको प्रूव भी करता हूं। तुम ये देख रहे हो पेपर, ये देख रहे हो पेपर, ये टॉपर्स के पेपर है, ये टॉपर्स के पेपर है। बच्चे ने सबसे पहले ऑप्शन बी को मार्क करा और वो लिखा। उसके बाद पक्का ऐसा हुआ है कि इसने इसको काट के ऑप्शन ए कर दिया। उसके बाद ड्यूरिंग रिवीजन इस बच्चे को स्ट्राइक करा होगा कि नहीं भाई मेरा बी वाला सही था, तो इसने इसको काट के ऑप्शन बी लिखा। ठीक है, तो ये क्यों कर पाया? क्योंकि इसने रिवीजन करा था पेपर सबमिट करने से पहले। दूसरा, ध्यान से देखो, इस बच्चे का सेक्शन ए देखो, सारे सही जवाब है, सारे सही जवाब। जब तुम अपने लेटेस्ट सैंपल पेपर करोगे तो तुम अपना एनालिसिस करो कि तुम सेक्शन ए में कितने नंबर बना रहे हो, कितने नंबर आ पा रहे हैं तुम्हारे, क्या फुल आउट ऑफ फुल पे पहुंच पा रहे हो, हैं कितने नंबर आ पा रहे हैं, 16 में से 16 या 14 या 12 कितने आ पा रहे हैं। एजर्शन रीजनिंग भी तो है, तो कितने आ पा रहे हैं। अगर तुम्हारे सेक्शन ए में अच्छे नंबर आते हैं तो सेक्शन ए सबसे पहले करो। सीबीएसई कभी नहीं कहता कि आप सीक्वेंस के हिसाब से करो, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि भाई तबाही करो, इसका मतलब ये भी नहीं। लेकिन अगर तुम देख रहे हो तुम्हारे सेक्शन ए में हमेशा ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आ रहे, नंबर कट जाते हैं वहां पर, तो सेक्शन ए को बाद में अटेम्प्ट करो, बाद में। शुरुआत हमेशा अच्छे से करनी है, जो इस बच्चे ने कर रखी है। ठीक है ना, तो ये सारा हमारे पास पूरे के पूरे ये पेपर्स यही बता रहे हैं। अब ये देखो यहां पर इसने कुछ गलती करी होगी, या देखो कैलकुलेशन बढ़िया करने जा रहा था, फिर पता नहीं क्या मिस्टेक हुई तो काट दिया, उसके बाद दोबारा वो कर। ठीक है ना, तो इन चीजों का ध्यान ये जब रिवीजन कर रहा होगा तभी इसको आया होगा। तो रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है और सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, तभी पूरा पेपर कर पाओगे। ठीक है। अच्छा, तीसरी दिक्कत बच्चों को क्या होती है? बच्चा कहता है कि सर टीचर मेरे मार्क्स काट लेता है। मेरे पास भी बहुत जो बच्चे पढ़ रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन आया था, इसमें सर देखो ये चीज़ होती है, मैंने ये लिखा, टीचर ने मेरे मार्क्स काट लिए, पूरे मार्क्स काट लिए। सर क्यों काट लिए सर, ये तो गलत है, मैं तो पूरा लिखा था। वहां पर बच्चा आमतौर पे गलती करता है, उसको ये नहीं समझ आता सवाल के हिसाब से, क्या वेटेज के हिसाब से मुझे आंसर कितना देना है, कितनी चीजें बतानी है और क्या बतानी। कभी कभार आप सब कुछ बता दोगे, लेकिन वो जो टर्म टीचर पूछ रहा है, जो वो चाह रहा है, वो नहीं बता रहे, तो नंबर नहीं मिलते। ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल पूछ लिया, अब तुमने आबाई दवाई उलूल जुलूल सब बता दिया कि एसी करंट दिया, उसकी वजह से फैराडे लॉ लगा, उसकी वजह से फ्लक्स जो चेंज हो रहा था उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ प्राइमरी में, फिर वो जो फ्लक्स है वो लिंक हुआ सेकेंडरी में, फिर उसकी वजह से एक और ईएमएफ इंड्यूस हुआ और इस वजह से बिजली इधर से इधर पहुंची, क्योंकि मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट है ये। इतना सब बोल दिया, लेकिन आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस का कहीं कोई जिक्र नहीं करा। टीचर को वो देखना है ना, तो टीचर के पास बहुत सारी शीट्स है, वो इतना सब लंबा चौड़ा आर्टिकल पढ़ने थोड़ी आया है। इस वजह से नंबर कट सकते हैं। बहुत से बच्चों को लगता है मैं जेई और नीट की तैयारी अच्छी कर रहा हूं, पेरेंट्स तक को लगता है कि हमारा बच्चा जेई नीट की तैयारी अच्छी कर रहा है, सीबीएसई में तो फोड़ ही देगा। नहीं फोड़ पाएगा, फूट जाएगा बल्कि। क्यों? क्योंकि सीबीएसई एक अलग गेम है, जेई नीट एक अलग गेम है। इस चीज को आपको समझना होगा। तो यहां पर जो मार्क्स कट हो जाते हैं, क्यों कट हो जाते हैं, जानना इंपॉर्टेंट है। बच्चे को क्या होता है, जैसे मार्क्स कट होते हैं ना, उसका ये होता है कि मैं मार्क्स बढ़वा लूं। अबे कट क्यों हुए पहले ये देखो, ये पूछो टीचर से जाके कि क्यों कट हो रहे। तो ये सारी दिक्कतें बच्चे के साथ होती हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? कुछ सॉल्यूशन तो मैंने यहां बताया। सॉल्यूशन क्या है? आप अपने एग्जामिनर को समझो। ये एग्जामिनर को तुम्हें बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करना है जैसे कभी आगे जाके तुम कभी जीवन में डेट करोगे और अपने पार्टनर को ट्रीट करोगे शुरुआती फेज में। ठीक है ना, शादीशुदा वाले फेज में नहीं, शुरुआती फेज में। शुरुआती फेज में क्या होता है भैया, हर चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, दरवाजा भी जाके खोला जा रहा है कि भैया उतरिए, ये सब। तुम्हें एग्जामिनर को कोई दिक्कत नहीं देनी है। समझो, एग्जामिनर की हालत को समझो। ये एग्जामिनर को जिस दिन ये आए हैं तुम्हारा पेपर चेक करने, 400 से 500 शीटें चेक करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा चेक करना चाहते हैं। 6 से 7 रुपए बनते हैं एक शीट के, और उसमें तुम्हारी जो बकवास तुमने लिख रखी है उसको देख के वैसे ही माथा खराब होता है। प्लस इतनी सारी शीट चेक करनी है और कितने 6-7 रुपए बन रहे हैं आज की डेट में। तो तुम्हें एग्जामिनर का काम
आसान करना है, तुम्हें एग्जामिनर को टेंशन नहीं देनी है, एग्जामिनर का काम आसान करना है। सर कैसे आसान कर सकते हैं? सबसे पहली बात, जैसे सीक्वेंस पे बात कर ली, मान लो कोई बच्चा है, उसका सेक्शन ए जो है उसमें उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको लगता है कि भाई मेरे सेक्शन ए में नंबर घटते हैं, मैं बाद में अटेम्प्ट करूंगा, तो उसको बाद में अटेम्प्ट कर सकता है। लेकिन कोई होशियार आ गया, उसने देखा कि सेक्शन ए में पहला, पांचवा और आठवां ये मेरे को आता है, इसको पहले कर देता हूं, और बचे हुए दूसरे, चौथे, बाकी और जो बचे हुए हैं 15-16 क्वेश्चन, इसको मैं बीच बीच में कहीं कहीं कर दिया। उसने कितना ज्यादा टेंशन, मतलब टीचर बार बार उस पर जाएगा अपनी आंसर की में कि अच्छा पहले का ये, दूसरे का ये भाई दिक्कत है उसको। ठीक है, सीबीएसई नहीं कह रहा सीक्वेंस वाइज करना है, लेकिन पेपर की ऐसी भी तो नहीं हालत खराब करनी कि एग्जामिनर का काम बढ़े। एग्जामिनर को चाहिए साफ सुथरा प्रॉपर पेपर, जो तुमने सीक्वेंस वाइज अगर कर लो तो अच्छा, नहीं करो तो बहुत ज्यादा बिगाड़ना भी नहीं है, बहुत ज्यादा बिगाड़ना। भाई समझ आता है सेक्शन बी कर रहे हो, सेक्शन बी करते हुए एक क्वेश्चन लग रहा है कि कॉन्फिडेंट अभी नहीं है, तो ठीक है बाद में हो जाएगा, एक आध क्वेश्चन के साथ समझ आता है, लेकिन इतना बुरा मिसहैप ये सब नहीं करना। एग्जामिनर को टेंशन नहीं देनी, एग्जामिनर का काम आसान करना है। एक बात याद कर लो, जितना समय एग्जामिनर तुम्हारी शीट चेक करने में लगाएगा उतने ज्यादा नंबर तुम्हारे कम होंगे। पेपर ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर देखे और सीधा टक 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 आगे बढ़ता हो, चेक करता, फटाफट चेक कर ले, तुम्हारे टॉप करने के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे जितना कम समय एग्जामिनर तुम्हारे शीट को देगा। ठीक है, अब इसका क्या इलाज है कि कम से कम टाइम दे? पहला तो एक मैंने बताया, दूसरा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये बात मानना। देखो डेटिंग गेम में भी यही है, पहला इंप्रेशन देने के लिए कभी कोई दूसरा मौका नहीं देता, पहला इंप्रेशन तो पहली बार ही पड़ जाता है। सेम तुम्हारा पेपर जब एग्जामिनर के सामने आता है तो पहला पन्ना देखते ही उसके इंप्रेशन आ जाता है। अब देखो एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझो, हम भी जब पेपर चेक करते हैं तो साइकोलॉजी क्या होती है, पहली साइकोलॉजी समझो। पेपर आया, पेपर में शुरुआत का जो पेज है जिसमें तुमने आंसर लिख रखे हैं, वहीं से एग्जामिनर अपना मन बना लेता है कि ये बच्चे का क्या लेवल है और मुझे कितना ध्यान से पेपर चेक करना है। अगर बच्चे में बहुत सारी कटिंग दिख रही है या पेपर में शुरुआती सेक्शन ए में सारे सही हैं, तो एग्जामिनर एक बैक सीट पे हो जाता है, उसको लगता है बच्चा पढ़ के आया, होशियार बच्चा है, मेरे को इसको बिल्कुल डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं ऊपर ऊपर जो मेरे को बेसिक टर्म्स दिख जाएंगे उसके बेस पे मैं इसे मार्क्स दे सकता हूं या दे सकती हूं। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट इंप्रेशन। और दूसरा फर्स्ट इंप्रेशन, अगर तुम गए हो, पहला आंसर नंबर सेक्शन ए आंसर नंबर फर्स्ट, फिर उसके बाद सेक्शन बी का आंसर नंबर सीधा 20वां, फिर सेक्शन सी का आंसर नंबर 26वां, ऐसे काम कर रखे हैं तुमने। तो ये सब काम करने की वजह से भाई वो तो शुरुआत में ही देखेगा कि भाई ये क्या सीक्वेंस है। दूसरा, सेक्शन ए के तुमने सारे ही करे हैं लेकिन उसमें मैक्सिमम गलतियां, तो एग्जामिनर थोड़ा सचेत हो जाएगा कि भैया ये लौंडा जो है इसका मामला ऐसा ही है, काफी गलतियां कर रहा है, मेरे को ध्यान से पेपर चेक करना है। समझे ये बात? तो पहला इंप्रेशन अच्छा हो इसके लिए अपना बेस्ट आंसर, बेस्ट टू बेस्ट आंसर टीचर के सामने रखो, जो तुम्हें बेस्ट आता है। समझे? वो पहले जाएगा तो फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा जाएगा, टीचर बैक सीट पे आएगा, हो सकता है बीच की गलतियां टीचर ध्यान से ना देखे। क्या ये बात समझे? तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अच्छा तीसरा देखो, 5 स्टार प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन 5 स्टार का क्या मतलब है? उदाहरण देखो, तुम ये आंसर देखो एक बार, ये 2023 के टॉपर का आंसर है। इसमें ये क्वेश्चन देखो, इसको देख के आप समझ जाओगे कि ये इंटेंसिटी का सवाल आ रखा है, मैक्सिमा और मिनिमा की वेव ऑप्टिक्स से सवाल होगा। और यहां पर बच्चे ने सबसे पहले बताया है कि दो कोहेरेंट सोर्स जो कि जिनकी इंटेंसिटी आई है, तो इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 4I0 हो जाती है, पहले बता के चल रहा है। उसके बाद बता रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमा का फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी बता दिया बच्चे ने कि ये फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का। देखो यहाँ पे इंटेंसिटी का पूरा बच्चे ने फॉर्मूला भी बढ़िया से बता के चल रहा है कि देखो ये फॉर्मूला है। उसके बाद बच्चे ने एक रिलेशन दिया डेल्टा एक्स और वेवलेंथ के टर्म्स में, और उस वेवलेंथ से सवाल को सॉल्व करके हुए इंटेंसिटी के फॉर्मूले को खोलते हुए मेन आंसर बना दिया। ठीक है, तो इसको देखो, पहले तो गैप देखो कितना प्रॉपर गैप है। क्वेश्चन नंबर 18वां है, ये 18वां मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन को करने के लिए बच्चे ने 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14 से 16 लाइनें ले ली। अब कोई बच्चा क्या करता है, उसके पास आएगा ये सवाल, वो ये सब चीजें नहीं करता, वो डायरेक्ट उसको वो होशियार मानता अपने आप को, वो मानता है कि मैं तो जेई क्रैक करके आईआईटी में बैठने ही वाला हूं,
तो वो सीबीएसई के पेपर में आंसर आता है क्या, आंसर आता है I0/4, वो डायरेक्ट लिख देगा ये फॉर्मूला आंसर I0/4। सीबीएसई चाहता है कि थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा सा बन ठन के आओ, थोड़ा सा गेट खोलने की एक्टिंग करो, थोड़ा सा अपने आप को जो ना एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो। ये नहीं कि बस वो होता है ना क्या बोलो तो ये सब तुम समझो बात को। तो सीबीएसई चाहता है अच्छे से लिखो यार चीज़ों को, अच्छे से प्रॉपरली स्पेस दो, बढ़िया से प्रेजेंट करो। तो इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन है, फाइनल आंसर भी दे रखा है, प्रॉपर मिलेंगे, कहाँ नंबर कटेंगे। एक टिक मार्क टीचर ने दूर से भी दिख जाएगा कि यार सारी चीजें क्या है, टिक मार्क मारा आगे। इक्वेशन लिख रहा है, प्रॉपर तरीके से इक्वेशन लिखी जा रही है, साफ साफ तरीके से, कोई गच्चर मच्चर नहीं, प्रॉपर एक लाइन की स्पेस देके चल रहा है। इन चीजों का ध्यान दो, क्योंकि यही वो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं जो आपका पेपर अच्छा से बहुत अच्छा करती हैं। एक एवरेज पेपर भी अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकता है अगर आपकी ये चीजें ठीक हैं तो। क्यों? साफ पेपर है, प्रेजेंटेशन बढ़िया है, शुरुआती सारा सही है, टीचर बैक सीट पे जा चुका है, हो सकता है कुछ गलतियां मतलब मान लो फाइनल आंसर तो पता है हमें, चीटिंग कर ली हमने एग्जाम में, फाइनल आंसर पता चल गया, आया कैसे ये नहीं पता, तो ऐसा हो सकता है बीच की कुछ कैलकुलेशन टीचर ध्यान से ना देखे, फाइनल आंसर दे बढ़िया फुल मार्क्स दे, होता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कॉपी चेक करनी है मैडम को, समझ रहे हो ना, तो उनको अपना क्या एंड में फटाफट कॉपी चेक करना है, ध्यान रखेंगे कि यार किसी को फेल ना करे और अपना पैसे लेके घर, है ना। तो ऐसे में इतना टाइम नहीं है कि वो सब देखें, तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। तो ये है वो 5 स्टार प्रेजेंटेशन। और दूसरा, वेटेज के हिसाब से आंसर करो। बच्चे होते हैं ना कि सर मैंने तो लिखा था, सर 2 मार्क का न्यूमेरिकल था, मैंने तो आंसर सही लिखा, टीचर ने फिर भी आधा मार्क्स काट लिया। अबे तूने न्यूमेरिकल लिखते हुए क्या फॉर्मूला दिखाया, क्या फॉर्मूला बताया कि ये फॉर्मूला यूज करा, क्या तुमने लिखते हुए कैलकुलेशन पार्ट करा, क्या फाइनल आंसर को अच्छे से मार्क करके बताया कि ये फाइनल आंसर है। अगर ये सब नहीं करते तो सीबीएसई के मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आधा मार्क्स कट हो जाता है। तुम सब कुछ अच्छा कर लो, फाइनल मार्क्स गलत, फाइनल आंसर गलत लिख दो, आधा मार्क्स सीबीएसई काट लेगा, समझ रहे हो। तो वेटेज के हिसाब से आंसर करो, प्रॉपर आंसर करो, समझो सीबीएसई का पैटर्न क्या है। कैसे समझोगे? 3 से 4 साल के पेपर एक बार देख लो, पैटर्न तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें समझ आ जाएगा कि मुझे आंसर कैसे करना है। ये स्किल्स तुम्हारे लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अब मैं तुमसे बात करता हूं अपार्ट फ्रॉम दी स्किल्स कि तुम्हारा टारगेट क्या है। समझो, ये तुम्हारे लिए वो बढ़िया बात है, तुम्हें हेल्प करेगी। तुम्हारा टारगेट क्या है? क्या तुम लोग नीट के लिए या जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? तो उसके लिए भी एक तुम्हारे लिए बम्पर एक ऑफर है। क्या? अगर जेई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑल यू गॉट टू डू इज यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो चैनल फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स। यहाँ पे आपको बढ़िया से जेई लेवल के बढ़िया बढ़िया वन शॉट हैं, पेपर जल्दी आ रहा है, कुछ रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो इन लेक्चर से कर लो। सारे लेक्चर तुम्हें बढ़िया मिलेंगे, हर चैप्टर तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे वेव ऑप्टिक्स है, डुअल नेचर है, ये सारे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और इसके लिए तुम्हें क्या करना है, एक तुम्हारे लिए अलग अलग देखने की जरूरत नहीं, एक प्लेलिस्ट में जाना, और तुम्हारे लिए अवसर प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर रखी है, ठीक है ना। ये तो अलग अलग चैप्टर की प्लेलिस्ट है, लेकिन तुम चाहो तो डायरेक्ट अवसर में आ सकते हो। अवसर सीरीज कहाँ गई अवसर सीरीज, ये सो अवसर सीरीज आप तुम्हारे लिए क्रिएट कर रखी है। 113 वीडियोस हैं, मैंने कहा 113 देखो, देखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन तुम सेलेक्टिव वीडियोस देखो जो तुम्हें लगता है प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से करवा रखा है। तो ये तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया सीरीज है, अफसर सीरीज फॉर क्लास 12 जो जेई और नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी बात करते हैं कि नहीं सर हमारा जेई नहीं, हमारा तो सिर्फ टारगेट सीबीएसई है। अगर तुम्हारा टारगेट सिर्फ सीबीएसई भी है ना, तो तुम जुड़ सकते हो, फिर से जुड़ जाओ हमारे चैनल से। क्यों? क्योंकि हम लोग लाइव सेशन लेते हैं बेटा, कोशिश करते हैं कि हम लाइव सेशन रात को या मतलब शाम को 9:30 बजे से स्टार्ट करते हैं। अभी देखो प्रीवियस लाइव लेक्चर में अल्टरनेटिंग करंट के प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, ये वीडियो यहाँ पे देख सकते हो। उससे पहले अल्टरनेटिंग करंट के 2026 के सीबीएसई बोर्ड के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करवाए हैं। उसके अलावा लाइव सेशन में टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड वाइवा के सवाल भी हैं। तो काफी लाइव, और ये लाइव अभी नहीं, पिछले साल भी हमने करा था, ये देखो ना 8 महीने पहले ये सारे लाइव थे। पिछली बार मोना मैम भी आई थी, उन्होंने केमिस्ट्री के लाइव सेशंस लिए थे लगातार, एक दिन में 2-2 3-3 लाइव सेशंस लिए थे, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत पसंद आए थे ये लाइव सेशन। और फिजिक्स के लाइव सेशन मैंने लिए थे, ठीक है ना। तो ये सारे तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया हेल्पफुल रहेगा। बट ऑल यू गॉट टू डू इज सिंपली ज्वाइन आवर चैनल, और आपको चैनल को ज्वाइन करने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये था इस वीडियो में।
अगर ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, तभी तो लाइव की नोटिफिकेशन मिलेगी। और प्रैक्टिस करते रहो, कोई दिक्कत है तो अपन है ना। बाय बाय।